Hello everyone, welcome to Learnify.in. I hope you all are doing well, and today we are back with the new lecture on our number system chapter series. So, in today's lecture, we are going to study the following topics. So, let's begin with our first topic here, which is representation of real numbers on number line. तो आप सब कहोगे मैम नंबर लाइन तो हमने पहले सीखी हुई है. इट्स वेरी इजी टू प्लॉट नंबर्स ऑन नंबर लाइन, बट जो हम अभी तक सीखते हुए आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, वो हमने सीखा है रैशनल नंबर्स के लिए. आज के लेक्चर में क्या खास है? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टू लोकेट पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन विच आर इरैशनल. ओके, सो here we are going to locate root 2 on number line. root 2 क्या है? एक irrational number है. अब हम root 2 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे? उसके लिए जो हमारी फर्स्ट स्टेप है वो है पाइथागोरस थ्योरम. हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से रूट 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करने वाले हैं. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस कहते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर. सो जब हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस मतलब लॉन्गेस्ट लेंथ, जो यहाँ पे हमें लेंथ दी होगी वो लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ होगी, और हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस. सो इसमें जो चैलेंजिंग पार्ट होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, जब हम इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहेंगे, उसमें सिर्फ एक ही पोर्शन रहेगा जो थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग है, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. वो ये है कि हम इसको परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर में कैसे ब्रेक करेंगे. फॉर सपोज जो जैसे उन्होंने रूट 2 दिया हुआ है, तो आप इन दोनों के सम को रूट 2 कैसे बनाएंगे? क्या हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर की लेंथ 1 स्क्वायर और बेस की लेंथ 1 स्क्वायर हो जाए तो ये रूट 2 हमें मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है. तो इसका मतलब ये और ये लेंथ 1 और 1 होगी. नाउ अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे? ये 0 और 1 जो दो पॉइंट्स हैं, इसके बीच की लेंथ हम मेजर करेंगे. इसके बीच की जो भी लेंथ होगी, जितने भी यूनिट्स, दिस इज फॉर 1 यूनिट, इसकी जो लेंथ होगी उसको हम कंपास की हेल्प से मेजर करके यहाँ पर एक आर्क कट करेंगे. फ्रॉम 1 वी विल कट एन आर्क ओवर हियर, देन वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर थ्रू 1. After doing this, we will join the point this and this with the help of a scale. So this side is root 2. So this and this side they have equal length. This will be 1. This is how we draw root 2, 1 and 1, this right angle triangle. बट अभी हमें रूट 2 पॉइंट तो नहीं मिली. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है, कंपास को यहाँ 0 पे रख कर ये वाली लेंथ हमें मेजर करनी है यहाँ तक. इस आर्क को, ये लाइन सेगमेंट जहाँ कट कर रही है, 0 से हमें वहाँ तक की मेजरमेंट लेकर अगेन कंपास को 1 पे रखकर एक ऐसे आर्क कट करना होगा. वो आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगा वही होगी हमारी रूट 2 की लोकेशन. दिस इज root 2. Here is root 2 between 1 and 2, somewhere between 1 and 2. When you will be using proper scale, ruler and compass and all, then you will get proper measurements. So I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा. If not, then see the video again and try again with your own. Now moving forward to the next question. अभी हमने रूट 2 ट्राई किया. रूट 2 को ब्रेक करना इजी था. मैंने कहा आपको कि इसको ब्रेक करना हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट होगा, तो रूट 2 को ब्रेक करना थोड़ा इजियर साइड पर था. अब हम समझेंगे रूट 3, रूट 5, रूट 7, इनको आप कैसे ब्रेक कर पाएंगे? तो चलो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं रूट 3 के लिए. रूट 3 इज इक्वल्स टू, अब इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज रूट 3.
अब ये दो साइड्स क्या होनी चाहिए कि इनका स्क्वायर का सम √3 है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 + 3 इज √3, तो √2 + 1 इज √3। √2 हमें कैसे मिलेगा, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये इस फॉर्म में ब्रेक हो सकता है। सो दिस इज h², दिस इज p² एंड दिस इज b²। सो परपेंडिकुलर की लेंथ हमें मिल गई √2 और बेस की लेंथ मिल गई हमें 1 यूनिट। सो अब ये √3 थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लेक्स क्यों होगी, इसकी प्लॉटिंग, जस्ट बिकॉज इसमें दो रूट्स आ रहे हैं। अब ये √3 है ना, ये वाला साइड होगा √2 और बेस को हम वन यूनिट मान लेते हैं, क्योंकि हम जब प्लॉट करेंगे तो बेस हमारे लिए 1 यूनिट लेना इजी रहेगा। तो अब ये चैलेंजिंग है, अगेन इट्स चैलेंजिंग, व्हाई, बिकॉज वी आर सीइंग टू अंडर रूट्स ओवर हियर। सो इसको हम कैसे करेंगे मैम, अभी तो हमें √3 प्लॉट करना था, अब यहाँ √2 भी आ गया। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने √2 की प्लॉटिंग सीखी हुई है, इसको यूज करके सबसे पहले हम नंबर लाइन पे √2 को प्लॉट करेंगे, √2 को लोकेट करेंगे। देन विद द हेल्प ऑफ इट वी आर गोइंग टू फाइंड √3 की लोकेशन। सो again the same process, from 0 to 1 measure the length, keep the compass at 1, and with the same length cut an arc over here, then draw the perpendicular and join it. This is √2. Okay, this is √2. अब what we are going to do here, जब ये √2 हमें मिल जाएगा, उसके बाद हम एक परपेंडिकुलर, ये 1 के परपेंडिकुलर पे न्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अ स्ट्रेट विथ द हेल्प ऑफ अ रूलर। इसके बाद ओ पर हम एक परपेंडिकुलर एक्सटेंड करेंगे। तो जैसे अपन देख रहे हैं ये √2 है, जब अपन अपना रफ डायग्राम देखें तो √2 के करस्पॉन्डिंग साइड वाली की लेंथ है √3, दैट मीन्स ये जो हमारी साइड है इसकी लेंथ हमें मिल गई √3। लाइकवाइज दिस विल बी 1। अब जब ये 0 से यहाँ तक की लेंथ हमें √3 मिली, तो हम कंपास को 0 पे रखकर इसकी लेंथ मेजर करेंगे। जो इसकी लेंथ हम मेजर करेंगे, देन अगेन we will keep the needle of the compass over here on 1 and cut an arc like this. So नंबर लाइन को वो आर्क, इस लेंथ का आर्क जब नंबर लाइन को जिस पोजीशन पे, जिस लोकेशन पे कट करेगा, दिस विल बी द लोकेशन ऑफ आर √3। ये होगा √3 की लोकेशन नंबर लाइन पे। दिस इज हाउ वी लोकेट √3 और नंबर लाइन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ आई एम हैविंग some questions for you। अगर कंसेप्ट समझ आया है then you will be easily able to crack it। अच्छा, क्वेश्चंस बाद में एक और मेथड अपन पढ़ते हैं, एक जनरल मेथड में आप लोगों के लिए लाई हूँ, एक जनरल मेथड लाई हूँ, क्योंकि आप कहोगे कि मैम √2 और √3 तो हमने सीख लिया, सो वी विल रिमेम्बर इट, बट अगर हमें कोई और नंबर रूट में आ जाए तो हम उसको कैसे लोकेट करेंगे, इसलिए मैं आपके लिए एक जनरल मेथड लाई हूँ। कोई भी इरेशनल नंबर जब आपको दिया हो तो आप इस तरीके से उसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। उसके मैंने डायरेक्शंस लिख दिए हैं यहाँ पर और एक डायग्राम भी पेस्ट किया है। हम इसको फिर से अच्छे से ड्रॉ करेंगे ताकि आप सीखें। इसके लिए हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ लाइन ए बी ऑफ लेंथ x। हम √x को नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं, तो हम एक लेंथ x की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। we'll draw a straight line like this is AB, इसकी लेंथ हो गई है x। now the second step is extend it by 1 unit। चलो भाई, इस लाइन सेगमेंट को बढ़ा दिया 1 यूनिट से, ठीक है। फिगर आउट मिड पॉइंट ऑफ AC एंड ड्रॉ अ सर्कल थ्रू इट। अब ये जो AC जो लाइन सेगमेंट हो गई है, इसका मिड पॉइंट हमें फिगर आउट करना है और वहां से हमें एक, उसको मिड पॉइंट मानते हुए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। सपोज दिस इज द मिड पॉइंट, लेट्स से O, then we are drawing a circle।
सर्कल की अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम एक सेमी सर्कल से काम चला रहे हैं। नाउ जब हम इतनी प्लॉटिंग कर लेते हैं, आपको कोई भी लेंथ दी हो, एक्स की वैल्यू आपको कुछ भी दी हो, द स्टेप्स विल रिमेन सेम। एक्स लेंथ की आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, देन उसको 1 यूनिट से एक्सटेंड करना है, फिर एक मिड पॉइंट सपोज करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद ये जो बी पॉइंट है, उससे व्हेन यू विल ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर, वो स्ट्रेट लाइन जिस भी पॉइंट पर टच करेगी इस सेमी सर्कल को, उसको हम नेम देंगे डी। तो बी और डी की जो लेंथ है वो होगी रूट एक्स। Means whatever we have to find, whatever length is asked in the question, this will be the length of it. अब मैम हम कैसे मान लें कि इसकी लेंथ रूट एक्स ही होगी? तो आई एम गोइंग टू प्रूव इट मैथमेटिकली फॉर यू कि इसकी लेंथ रूट एक्स कैसे होगी। क्या हम इस पॉइंट ओ से पॉइंट डी को ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये हमें एक मिल गया राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल का नाम? ट्राइंगल बी ओ डी। ये बी ओ डी जो ट्राइंगल हमें मिल गया। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि हमने क्या सीखा है, जब हमें नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को प्लॉट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम विल हेल्प। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। पाइथागोरस के हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज वेरी राइट। नाउ ओ डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ओ डी स्क्वायर क्या है? बेसिकली ओ डी क्या है? ओ इज दिस एंड डी इज दिस। ओ सेंटर है, तो हम जानते हैं सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन जो सरकमफेरेंस को टच करे सर्कल की, वो रेडियस होती है। दैट मीन्स ओ डी इज रेडियस। तो रेडियस की लेंथ क्या होगी? सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सेमी सर्कल का, इस सर्कल का क्या है? डायमीटर है x+1, दिस इज x एंड दिस इज 1, x+1, तो इसकी रेडियस हो जाएगी x+1/2, राइट। इसकी रेडियस हो जाएगी x+1/2। तो हम ओ डी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख देंगे? x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ओ बी स्क्वायर की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? ओ बी स्क्वायर, तो ओ सी अगर हम देखें तो ओ सी भी रेडियस है, लेकिन अगर हम OC में से BC को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें OB मिल जाएगा। दैट मीन्स x-1/2 के होल स्क्वायर, यही होगी OB स्क्वायर की वैल्यू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा? x² + 1 + 2x अपॉन 4, चलो माइनस x² + 1 - 2x। ठीक है, तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमें मिल रहा है 4x/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल रही है x। दैट मीन्स बी डी, ये बी डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई? √x। ये देखो भाई, जो बात मैंने कही थी वो मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव कर दी है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट मी रिवाइज इट फॉर यू। जब हमें कोई भी इरेशनल नंबर नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए आएगा, उसके लिए क्या जनरल मेथड है कि सबसे पहले कुछ मत करो भाई, जो भी लेंथ दी है जिसको आपको प्लॉट करना है, जो भी एक्स की लेंथ है, उस लेंथ की ए बी लाइन ड्रॉ कर लो, फिर उसको 1 यूनिट से एक्सटेंड कर लो। उसके बाद उस पूरी एसी लाइन में एक मिड पॉइंट ढूंढो, जो भी आपको, आप मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करो और फिर एक सेमी सर्कल बना लो। फिर जो हमने बी प्लॉट किया था उससे डी तक एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वो जो बी डी की लेंथ होगी वही होगी हमारी √x की वैल्यू। इस बात को मैंने कैसे प्रूव किया? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हमने ओ डी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर की वैल्यूज पुट की, हमने उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया और हमें बी डी की वैल्यू मिल गई √x। आई होप अब आप लोगों को ये बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया है
दैट मीन्स आप ये क्वेश्चन खुद वीडियो पॉज करो और ट्राई करोगे। जिसको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया है, जस्ट पॉज द वीडियो ओवर हेयर, ट्राई इट एंड गेट बैक व्हेन यू आर डन। जिसको समझ नहीं आया तो हम चलो साथ में करते हैं और अच्छे से एक बार समझते हैं। तो भाई देखो क्या बोल रहे हैं वो। अब यहाँ पे रूट एक्स क्या दे दी 9.3, मतलब हमें 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है। सो बेसिकली सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमने सीखा था, बस सबको कुछ नहीं है, बस ये 3 मैजिकल स्टेटमेंट्स हैं, इनको याद कर लो, 3 स्टेप्स हैं, इसके बाद बहुत इजी हो जाएगा ये तुम्हारे लिए। तो पहली हमारी स्टेप थी कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ x, और x यहाँ पे है 9.3। तो मैंने एक लाइन बना ली, चलो ए बी बना ली मैंने 9.3 की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा था एक्सटेंडेड बाय 1 यूनिट, तो हमने इसको एक्सटेंड भी कर लिया 1 यूनिट से, ठीक है। ये इसकी लेंथ हो गई 1 यूनिट। उसके बाद हमें इसमें मिड पॉइंट निकालना था, तो भाई मिड पॉइंट ये हो गया इसका, वो हो गया मिड पॉइंट। और फिर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना था, सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, सर्कल भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना था, बस हमें बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो सर्कमफेरेंस को टच करे, और हम जानते हैं इसको हम डी नेम दे देंगे, कुछ भी डी या एनी अदर नेम ऑल्सो यू कैन गिव। तो बी डी की जो लेंथ हमें मिल जाएगी वो हो जाएगी रूट एक्स, मतलब कि इस लाइन सेगमेंट या इस परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट 9.3। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। बहुत ईजी है। और अब आई होप कि अब इस टाइम आप सबको समझ आ गया होगा कि हम कैसे रैशनल नंबर को लोकेट करते हैं पॉइंट में। नाउ आई होप द कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव डेसिमल। अब हमें डेसिमल को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। भाई कैसे करेंगे मैम, अभी तो आपने बस हमें इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सिखाया। तो भाई हम रैशनल नंबर्स को तो रिप्रेजेंट करना बहुत टाइम से जानते हैं, और डेसिमल तो बहुत इजी खेल है बिल्कुल हमारे लिए। आगे हम डेसिमल्स को डीपली स्टडी करने वाले हैं, उनके ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं, बट पहले हम उसको नंबर लाइन में प्लॉट करना सीखते हैं। तो क्या है, एक बहुत बेसिक सा नंबर है 2.665, इसको हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो भाई कैसे करोगे? सबसे पहले हम फिगर आउट करेंगे कि 2.6 समहाउ किन नंबर्स के बीच में आता है। तो हम जानते हैं 2.6 2 और 3 के बीच में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करेंगे इसको प्लॉट करने के लिए, सबसे पहले हम 2 और 3 के बीच के जो डिविजन्स होते हैं ना, जो 10 डिविजन्स, उनको ड्रॉ कर लेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दिस विल बी 10। ये हमने 2 और 3 के बीच में डिविजन ड्रॉ कर लिए। हमारा 2.7, इसी के बीच में हमें 2.66 मिलेगा। तो अब हम इनके भी 10 डिविजन्स ड्रॉ करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमें चाहिए 2.66। 2.66 कैसे मिलेगा? दिस विल बी 2.61 2.62 2.63 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 2.64 2.65 2.66, तो ये जो मैं डार्क कर रही हूँ ये है 2.66। अब 6 के बाद आता है 5, 2.665। अब हम कैसे समझेंगे कि 2.665 किसके बीच में आता है? तो आप कहोगे कि मैम 2.665 भी 2.66 और 2.67 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो ये रहा 2.66 और ये रहा 2.67। अब हम क्या करेंगे, 2.66 और 2.67 को मैग्नीफाई करके ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ये हमने ले लिया 2.66 और ये हमने ले लिया 2.67, ठीक है। अब हम इसके इंटरनल डिविजन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें चाहिए 2.665, ये होगा 2.661, ये होगा 2.662, ऐसे 2.663 2.664,
ये है भाई 2.665। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन नंबर लाइन। और इसको जब ये एग्जाम्स में भी आता है तो भी हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द प्रॉपर मेथड टू रिप्रेजेंट सच नंबर। अब ये इतना प्रोसेस लंबा क्यों हुआ, क्योंकि डेसिमल के बाद उन्होंने 3 नंबर दिए। अगर उन्होंने 2 नंबर दिए होते तो हम 2 स्टेप्स में इसको करते। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी, ना इसमें घबराने वाली बात है, ना इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है, कुछ नहीं, बस आपको नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ भाई ये नंबर है, लगभग इसके या इस नंबर के बीच में आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आओ, फिर नेक्स्ट नंबर पे आओ। तो हमने क्या किया, ये जो छोटे छोटे डिविजन्स हमें मिल रहे थे इनको हमने क्या किया, मैग्नीफाई करके ड्रॉ किया और उसके बीच के डिविजन्स में हमने उसको फाइंड किया। तो इसीलिए कई बार इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं इसको, जो अभी हम कर रहे हैं इसको कई बार कहते हैं मैग्निफिकेशन प्रोसेस। चलो भाई, सो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया एंड आई होप इस क्वेश्चन में आपको बहुत मजा भी आया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, हाँ सेम है, आई थिंक इसमें कुछ करेक्शन है, रिप्रेजेंट टू 4.23। आई थिंक ये प्रिंट, ये डिस्प्ले नहीं हुआ है सही से। This is 4.23 bar on number line. You have to represent 4.23 bar on number line. अब जिन बच्चों को नहीं पता है कि नंबर के ऊपर बार का क्या मीनिंग होता है, उनके लिए एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। लाइक कोई नंबर लिखा है 4.2333333 एंड सो मेनी थ्रीज आर हियर। सो उसको हम कैसे लिखते हैं सिंप्लीफाई करके, 2.3 सॉरी 4.23 और 3 के ऊपर बार। दिस इज हाउ वी राइट इट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे यही है कि 4.233333 ऐसे बहुत लंबा सा बड़ा सा नंबर है, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये बहुत इजी है। अब इसमें तो बहुत सारे थ्री है, इनफाइनाइट थ्री हो सकते हैं, तो आप 2 या 3 या 4 जितना आपका मन हो उतना लेकर आप प्लॉट कर सकते हो, ये देखने के लिए कि आपको कितना समझ आया। दिस इज फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। जिन बच्चों को अच्छे से समझ आया है वो इसको ज़रूर ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट किया या नहीं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सप्रेशंस। अब देखो, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये टॉपिक, क्या है ये टॉपिक, डेसिमल एक्सप्रेशंस। अभी डेसिमल क्या है हमने ग्लिम्स तो उसको देख लिया छोटा सा, कि हम उसको कैसे लोकेट करते हैं, कैसे मैग्निफिकेशन प्रोसेस क्या होता है। लेकिन अब ये जो हम न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या है ये, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार हम कुछ नंबर्स को देखकर नहीं समझ पाते कि वो रैशनल नंबर है या वो इर्रेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे समझने के लिए, अगर हम उन नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, अगर हम उन नंबर्स को डेसिमल बना लें, तो हम बता सकते हैं कि वो रैशनल है या इर्रेशनल। अच्छा मैम ठीक है, हमने नंबर को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है। तो वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 3 केसेस में। 3 केसेस वी हैव, टू अंडर रैशनल एंड 1 अंडर इर्रेशनल। तो अब इन 3 केसेस को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आप बता पाओगे कि ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। अब क्या है यहाँ पर, अगर आपने 2 नंबर्स को डिवाइड किया, इफ यू डिवाइडेड 2 नंबर्स एंड इफ वी गेट द रिमाइंडर 0, 2 नंबर्स को हमने डिवाइड किया, जैसे 2 नंबर या एक नंबर को हमने सिंप्लीफाई किया, जैसे 0.5 ये एक नंबर है, इसको आप डिवाइड करोगे ना, आपको लास्ट में रिमाइंडर मिलेगा 0। या फिर अपना एग्जाम्पल है 1.5, इसको आप डिवाइड करके देखो, इन दोनों नंबर्स को आप डिवाइड करके देखो, आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो जब हमें 0 रिमाइंडर मिल गया, दैट मीन्स वो कैसे डेसिमल्स हैं, वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मतलब खत्म हो गए, टर्मिनेट हो गए, एलिमिनेट हो गए, लास्ट में हमें 0 मिल गया, तो वो है टर्मिनेट डेसिमल्स या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स का ये मतलब है कि डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जब रिमाइंडर 0 होता है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट केस समझ में आ गया है अच्छे से। तो अब हम सेकंड केस पढ़ेंगे। क्या है इसमें
कि कोई नंबर है, कई बार हम नंबर्स देखते हैं जिनका रिमाइंडर ही जीरो नहीं आता, वो बस डिवाइड होते जाते हैं होते जाते हैं होते जाते हैं। तो क्या करते हैं हम उसमें कि हम डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर तक डिवाइड करते हैं और उसको आंसर आंसर कंसीडर कर लेते हैं। यूजुअली हम यही करते हैं। तो अब क्या है, जब हमने दो नंबर्स को डिवाइड किया और हमें रिमाइंडर मिला, जीरो नहीं मिला और वो कंटिन्यू डिवाइड होते जा रहा है, सो इन दैट केस उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स। उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, 1/3। अगर आप 1/3 को डिवाइड करोगे, 3 को 1 से डिवाइड करोगे, तो ये 9 ज़ा 1, देन 3 3 ज़ा 9, 0। तो हम जानते हैं कि जब हम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 0.3333333 ऐसा हमें मिलता रहेगा, मतलब कि 0.3 बार हमें मिल रहा है इस टर्म को डिवाइड करने पर। मतलब कि 3 क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल्स। जब डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट होगा उसको हम कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल्स या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर हमें कभी जीरो मिलेगा ही नहीं। नाउ वी कम टू द थर्ड केस, जो कि इरेशनल नंबर्स के लिए है। इसमें क्या है, रिमाइंडर तो इसमें भी कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन इसमें हमें डेसिमल्स नॉन रिपीटिंग मिलेंगे। कैसे नॉन रिपीटिंग मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नंबर डिवाइड करो, जैसे आप डिवाइड करो 1/7। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको एक बड़ा से लंबा स्ट्रिंग मिलता है नंबर का, 1.14 2 समथिंग लाइक दिस, एक बड़ा सा नंबर मिलता है। और वो 6-7 नंबर्स के बाद दोबारा अपने आप को रिपीट करता है, मीन्स 142 5 8 7, देन अगेन 142 5 8 7। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.142587 का बार, ये पूरा स्ट्रिंग रिपीट होता है। मतलब इसको अब यहाँ नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्यों कहा, क्योंकि डेसिमल के बाद आप देखो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ये जीरो इसका रिमाइंडर कभी नहीं होगा, लेकिन इसके पास नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। दिस इज आवर थर्ड केस अंडर इरेशनल। अगर अपन को कोई नंबर दिया है, अब जब हम बात करें आइडेंटिफाई करने की कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल, तो मैंने आपको कहा कि डेसिमल में कन्वर्ट करके जो नंबर है उसको डिवाइड कर दो। तो ये नंबर है, इसको डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड करने के बाद ऐसा टर्म आएगा तो अपन समझ जाएंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब कि ये इरेशनल है। अगर आपको कुछ ऐसा नंबर दिया हो और डिवाइड करने पे ऐसा रिपीटिंग डेसिमल्स के फॉर्म में हमें मिले 0.33333 और 0.7777, तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। और रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। जब हमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिले जिसमें रिमाइंडर जीरो मिल जाए तो जीरो रिमाइंडर, तो एक ही केस बनता है, दैट मीन्स वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है और टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल होगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, इसलिए नाउ वी आर मूविंग टू सी सम एग्जाम्पल्स। एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो देखो, रैशनल का मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। रैशनल है, रिमाइंडर जीरो है, नॉन रिपीटिंग है। एक है रैशनल जिसमें रिमाइंडर जीरो होगा, वो रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 7/8। अब डिवाइड करना शुरू करो 8 को 7 से। पॉइंट 8 8 ज़ा 64, 6, देन 8 7 ज़ा 56, 4, देन 8 5 ज़ा 40। हमने डिवाइड किया, हमें लास्ट में रिमाइंडर जीरो मिल गया, मतलब कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरे को रैशनल बोलने के लिए और नॉन रिपीटिंग बोलने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा हमें, कि रिमाइंडर जीरो होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होने चाहिए। तो रिमाइंडर तो जीरो हो गया। अब आप इसका देखो, अब आप इसका क्वेश्चन देखो कि 0.875 मीन्स डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स इसने सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई, किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर दो, रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब वो रैशनल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 7/8 इज अ रैशनल नंबर। नाउ अब एक
एग्जाम्पल अपन रैशनल जिसमें रिमाइंडर नहीं होगा ज़ीरो उसका भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 10/3। 10/3 नंबर है, अब इसको डिवाइड कर दो 10 से 3 को, तो 3 3 are 9, we get 1, then again 3 3 are 9, 1, 3 3 are 9, 1। तो अब ये क्या है, रिपीटिंग है, ये तो डेसिमल के बाद रिपीट होता रहेगा, रिमाइंडर ज़ीरो कभी मिलेगा ही नहीं, इसमें रिमाइंडर हमें ज़ीरो कभी नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। इसलिए हम इसको कह सकते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिपीटिंग डेसिमल्स मिल रहे हैं। अगर रिपीटिंग डेसिमल्स नहीं मिलते तो हम इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। एक हम इर्रेशनल नंबर के लिए भी देख लेते हैं। 1/7 है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो वही मैंने जो आपको बताया जनरल एक्सप्रेशन मिलता है 1 4 2 8 5 7, और फिर यही स्ट्रिंग खुद को बार बार रिपीट करती रहती है। तो इसमें नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, इसलिए इसको कहेंगे नॉन रिपीटिंग, रिमाइंडर तो कभी ज़ीरो मिलेगा ही नहीं, तो हम इस केस को कहेंगे रैशनल, सॉरी इर्रेशनल डेसिमल्स। अब क्या है, कुछ नंबर जैसे हम देखते हैं √2 या फिर √3। अब √2 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे 1.414। 1.414 तो हम यूजुअली इसको कंसिडर करते हैं, डेसिमल के बाद 2 या 3 नंबर्स को हम कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। इसकी पूरी वैल्यू होती है 1.414 2135 6237। ये इतनी बड़ी वैल्यू है √2 की। और √3 की भी ऐसी ही कोई वैल्यू होती है 1.78 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हमें कैसे पता इसको, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि √2 इर्रेशनल है, हमें कैसे पता। हम कहते हैं ना √2 इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, अभी हमने नंबर लाइन पे भी प्लॉट किया उसको इर्रेशनल। ये हमें कैसे पता चला कि ये इर्रेशनल है, क्योंकि देखो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिला, इसलिए इतने सारे डेसिमल्स के बाद पॉइंट्स हैं, और इसमें क्या नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, इसमें भी कोई स्ट्रिंग बन रही है, मतलब कि ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, ये खुद को रिपीट करेगी। इस 7 के बाद अगेन इट विल बी 414213562337, ये बार बार खुद को रिपीट करेगा। लेकिन नॉन रिपीटिंग हमने देखा, तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल आंखें बंद करके कि हाँ ये इर्रेशनल नंबर है। सेम विथ √3 √5 √7 वट एवर। ओके, एक हम यूजुअली देखते हैं मैथ्स में पाई। पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, जो हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। बेसिकली इसकी फुल वैल्यू होती है 3.141592653, और ऐसा ही कुछ नंबर होता है। ये पाई की वैल्यू है। अब हम कहते हैं कि पाई भी इर्रेशनल है। पाई इर्रेशनल क्यों है, अब तो आप लोग समझदार हो, आप खुद बता सकते हो कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं इसलिए, और रिमाइंडर ज़ीरो तो होगा नहीं, इसलिए इसको कहते हैं इर्रेशनल। चलो, अब सब बच्चे समझदार हो गए हैं, वो एकदम जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेंगे नंबर को देखते से ही कि वो रैशनल है या इर्रेशनल। ये कंसेप्ट हो गया है हमारे लिए बिल्कुल क्लियर। नाउ वी आर सीइंग अ क्वेश्चन। अब ये आप लोगों की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और ना बने तो फिर आई एम हेयर, साथ में सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं वो लोग क्वेश्चन में, शो दैट 0.333333, बहुत सारे थ्री हैं, इज अ रैशनल नंबर, एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में उन्होंने बोल दिया, अगर वो रैशनल नहीं लिखते तो भी हम समझ जाते हैं कि p/q फॉर्म होता है, दैट मीन्स इट इज रैशनल, ये तो हम समझ जाते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो इन्होंने दिया है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार। अभी मैंने आपको पीछे बताया 3 बार मतलब कि बहुत सारे इनफाइनाइट थ्रीज हैं। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, इन्होंने शो करने को बोला है, प्रूव करने को बोला है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो नंबर है 0.3333 ये x के बराबर है। ठीक है, हमने इसको x मान लिया, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। ठीक है, बोथ साइड्स 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू 3.3333। अब मैम 10 का मल्टीप्लाई क्यों किया, 10 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि कैलकुलेशंस इजी 10 से ही हो सकती हैं, हमें रिक्वायरमेंट है दो इक्वेशंस की। अभी आप समझ जाओगे कि हमने इसमें 10 मल्टीप्लाई क्यों किया। अब लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, हम क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट,
व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट यू विल 10x में से 9 x किया तो देन इट इज 9x इज इक्वल्स टू, इसको आप माइनस करोगे तो 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू वी विल गेट 1/3। अब समझ आया कि हमने क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसमें 10 मल्टीप्लाई किया तो बोथ साइड पे 10x, इस साइड पे 10x हो गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 3.333। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो डेसिमल वाला टर्म है वो तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एक प्योर नंबर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई 1/3। और जब हम ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं तो हम इसको इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। दिस इज द जनरल मेथड। ऐसा हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आगे करेंगे, ठीक है। फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो क्या है इर्रेशनल नंबर ढूंढना, 1/7 2/7 कैसे करेंगे। ऐसा मैंने आपको एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में करवाया था, हमने रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स फाइंड किए थे। अब इन्होंने पूछा नहीं है कितने निकालने हैं, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। आप 4 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे इजी वे क्या है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। अब इसकी डेसिमल वैल्यू तो हमें याद है 0.14287 और इसके ऊपर बार, ये है इसकी वैल्यू। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.285714 बार। तो अब ये तो हम देख सकते हैं कि 0.14 और 0.28 के बीच में कितने इर्रेशनल नंबर्स हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 0.14 से 0.28 के बीच में बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। इन्होंने पूछे हैं सिर्फ 4, तो आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, 0.15, 0.16 और 0.19, 0.21, 0.23, ऐसे 0.28 से पहले आप काफ़ी सारे नंबर्स इसमें बता सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, है ना। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें हमें ऐसा नंबर चाहिए जो टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर हो। क्यों? क्योंकि जब वो नॉन रिपीटिंग होगा तभी तो आप उसके बीच में नंबर्स क्यों, तभी वो इर्रेशनल होगा। अगर वो लोग यहाँ मेंशन नहीं करते कि ये इर्रेशनल नंबर है और अगर वो बोल देते फाइंड 4 नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, हम जानते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो इसके बीच के नंबर्स भी इर्रेशनल ही होंगे, इसलिए हमें यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स मिले। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जब इनको डेसिमल में कन्वर्ट करते और जब आप ऐसा फॉर्म देखते तो आप खुद समझ जाते कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि रिमाइंडर 0 नहीं होता, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स मिलते हैं। I hope you all have understood this question really well. Now we are coming to our next question. Express in P by Q form. ये दो क्वेश्चन दिए हैं, 0. वेट, इसमें करेक्शन है। दिस इज ऑल्सो 0.6 बार एंड 0.47 बार। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे। अभी मैंने कहा था ना कि चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा अपन ने ये किया, सेम यू हैव टू डू विद दिस ऑल्सो। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देन गेट बैक टू द आंसर। तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे ये एक रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू फॉर्म में दे दिया, मतलब इट इज अंडरस्टैंडेबल कि ये रैशनल नंबर है 0.666। अब मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर कैसा है, किस टाइप का रैशनल नंबर है, तो आप कहोगे कि मैम रिमाइंडर 0 नहीं है, रिपीटिंग डेसिमल है, दैट मीन्स रैशनल रिपीटिंग डेसिमल। ओके, ये किस टाइप का नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल। इसको हमने फिर क्या किया, क्या सीखा था, मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई करने पे हो गया 10x इक्वल्स टू 6.666। Let's say this is first equation, this is second equation. When we will subtract, we will get 9x is equals to 6. x is equals to 6 by 9 which is 2 by 3. तो हमें x की वैल्यू मिल गई 2 by 3। देखो कितना इजी था। बस एक जनरल मेथड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको x अज्यूम कर लो, इक्वल टू x अज्यूम करो, मल्टीप्लाई करो 10 से और दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। लाइकवाइज वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन 0.4
77777। अब इस क्वेश्चन में दो टर्म्स हैं, दो डेसिमल टर्म्स हैं। इसमें हमने सिंगल डेसिमल टर्म देखा था, इसमें हम डबल डेसिमल टर्म्स देख रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तीन ऐसी इक्वेशंस आएंगी, मतलब हमें x इज इक्वल्स टू 0.47777 से दो बार 10 को मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, ये देखो, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 10, तो ये हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू 4.7777। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर मैं सिर्फ एक ही बार इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों सब्ट्रैक्ट करने में हमें क्या मिलेगा, 9x इज इक्वल्स टू 4.3 समथिंग, मतलब कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है यार। अभी जैसे हमें डायरेक्ट एक नंबर मिल रहा था ना, प्योर नंबर, वैसा कुछ नहीं मिल रहा है ना, कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। तो जब ऐसा कुछ मिले और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो बस आप क्या करना, इस इक्वेशन में दोबारा से 10 का मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 47.7777। बस, अब इस वाली को मान लो इक्वेशन 1 और इस वाली को मान लो इक्वेशन 2 और सब्ट्रैक्ट कर दो। 100x माइनस 10x, इट विल बी 90x इज इक्वल्स टू 47 माइनस विच इज 43, और ये डेसिमल टर्म पूरा कैंसिल हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 43/90। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर इन p/q फॉर्म। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस वीडियो, वी आर हियर विद द लास्ट क्वेश्चन। क्या है इसमें, क्लासिफाई रैशनल एंड इरैशनल। अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसका पूरा सार है ये। अगर आपको वो सब कुछ समझ आ गया है, so you will be very easily giving the answer for this question. वीडियो को पॉज करो, खुद अपना आंसर एक पेन पर लिखो and then check it afterwards. Make it a habit to pause the video, to try the question. Whether you are able to crack it or not, you have to give it a try. वीडियो स्टॉप करके खुद ट्राई करो, नहीं समझ आए then you have to see the solution. ठीक है, तो अब हम इसको अगर देखें, यहाँ हमें क्या बताना है सिंपली कि ये नंबर रैशनल है या इरैशनल। तो रूट 23 को अगर हम देखें, तो क्या रूट 23 किसी नंबर की वैल्यू होती है यार? मुझे तो ऐसा कोई नंबर नहीं पता जिसकी वैल्यू रूट 23 हो। तो दैट मीन्स इट इज क्या, व्हाट इट इज, इरैशनल नंबर। अगर आप इसको देखो तो ये हो जाएगा इरैशनल नंबर। ठीक है, अब रूट 225 अगर बच्चों को टेबल्स याद हैं, इफ़ यू ऑल हैव लर्न टेबल्स, तो सबको पता होगा 15 का स्क्वायर इज 225। दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, दिस इज अ रैशनल नंबर। अब 0.3797 ये क्या है? अभी हमने 3 केसेस पढ़े, उसमें से ये कौन सा केस है? दिस इज द थर्ड केस, लेकिन ये टर्मिनेटिंग है। आप इसको डिवाइड करो, आपको लास्ट में रिमाइंडर मिलेगा 0। डिवाइड करके मैं नहीं दिखाऊंगी, यू आर 9th क्लास स्टूडेंट्स, डिवाइड आप खुद करेंगे। व्हेन यू विल डिवाइड इट, यू विल गेट रिमाइंडर 0, दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये वाला, तो भाई इसका आंसर तो हो गया रैशनल, इसका भी हो गया रैशनल, और ये वाला हो गया इरैशनल। These are our following answers. So we are now ending our class over here. We'll meet in the next video with the rest of the topics, and it will be the last video series of this chapter. And काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम आपने इतने छोटे से चैप्टर का पार्ट्स में क्यों वीडियो अपलोड किया है, या आप हमें पार्ट्स में क्यों पढ़ा रहे हैं? जस्ट बिकॉज अगर आप 2 घंटे का वीडियो देखोगे और आप साथ में देखोगे, तो आप उसको इतना जल्दी मगअप कंसेप्ट को नहीं कर पाओगे जितना आप पार्ट वाइज देख कर करोगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे ये 20 मिनट का लेक्चर है, ठीक है हम देख लेते हैं, अच्छा ये 30 मिनट्स का लेक्चर है हम देख लेते हैं, और ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ आएंगी। और पार्ट्स में वीडियो बनाने से मुझे ये बेनिफिट लगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है। सो thank you so much for stay tuned for the next lecture. We'll be covering the rest of the chapter. Till then, bye bye, take care, keep studying, and like, share and subscribe.
and you can ask your doubts in the comment section below. Thank you so much.